हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे नए राजा और राज्य के बारे में। हम लोगों ने चोल शासन के बारे में पढ़ा। अभी हम लोग चोल के कुछ राजाओं के बारे में पढ़े, जैसे परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, ऐसे करके हम लोग कुछ प्रतापी राजा को देखे। अभी चोल राजा लोग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था, बहुत ज़्यादा अच्छा फाइटर था। जल सेना सेना और थल सेना दोनों रखा हुआ था। ठीक है, आइए हम लोग उनके प्रशासक को जानते हैं, यानी कि वो अपना प्रशासन कैसे चलाते हैं, कैसे वो लोग टैक्स वसूलता था, कैसे अपना राजकाज चलाता था, वो चीज़ें आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि चोलों ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना किया था और उसके साथ साथ इसके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की थी, यानी कि वो कैसे सारा अपना राज्य चलाएगा। केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था, यानी कि जिस तरह से केंद्र में अभी हम लोग प्रधानमंत्री बैठा हुआ है, सारा पावर उसको जाता है, उसी तरह से वहाँ पे सेंटर में, उसके सेंटर में राजा होता था और उसके अधिकार सर्वोच्च था। युवराज को प्रशासन में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, यानी कि राजा के बाद कोई पावरफुल था तो वो था युवराज। ठीक है, युवराज मतलब राजा का बेटा। राजा मंत्रियों एवं अनेक पदाधिकारियों की सहायता से शासन करता था। प्रशासन की सुविधा के लिए विशाल चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित किया गया था, यानी कि चोल साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसमें से 6 ठो प्रांत था। प्रांत मतलब क्षेत्र को बांट दिया गया है। जैसे इतना बड़ा अगर कोई है तो इसे 6 भागों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 5 6, और वहाँ का पावर अलग अलग लोगों के हाथों में देता था, छोटे छोटे मंत्रियों के हाथों में। और लेकिन रियल जो सारा पावर है यहाँ पे बैठ के राजा चलाता था। ठीक, क्लियर। यानी कि 6 प्रांतों में विभाजित था, जिसे मंडलम कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मंडलम। महत्वपूर्ण प्रांतों का प्रशासन राजघराने से संबंधित व्यक्तियों को ही दिया जाता था, यानी कि जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह था, जहाँ पे सोना चांदी हीरा मोती मिलता था या ज़्यादा उपज होता था, जैसे गंगा के मैदानी क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों में राजघराने के लोग होते थे। जैसे फूफा का बेटा, चचा का बेटा, मामा का बेटा, वो लोग सेनापति बना के भेजा जाता था। चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयों का अवरोही क्रम इस टाइप से है। सबसे पहले राज्य था, जिस तरह से अभी हम लोगों का देश है उस तरह से राज्य था। फिर मंडलम है। क्या है? मंडलम। ठीक है, अच्छा राज्य ही समझिए। अभी अगर झारखंड राज्य है या बिहार राज्य, कुछ भी है, एक राज्य है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या हुआ करता था? राज्य हुआ करता था। फिर मंडलम मतलब जिला हुआ करता था। फिर नाड़ू, नाड़ू अभी का क्या हो गया? जिला के बाद आता है प्रखंड। क्या आता है? प्रखंड। ठीक है, और उसके बाद प्रखंड के बाद आ जाता है गांव। क्या आ जाता है? गांव। उसी तरह से एक राज्य है, फिर जिला आता है, तो वहाँ पर आता था मंडलम। और इस तरह से छोटे छोटे विभागों में, छोटे छोटे प्रांतों को अलग अलग भागों में बांट के ये प्रशासन चलाते हैं। इससे आप लोगों को क्या पता चलता है? कहीं ना कहीं अभी की जो सिस्टम है वो वही पुराने सिस्टम से अडॉप्ट किया गया है, वही पुराने सिस्टम से लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं चोल शासकों का, आप लोगों को ध्यान से याद करना है। अब इसका स्थानीय स्वशासन कैसे चलता था? जिस प्रकार अभी पंचायती राज चलता है, यहाँ पे मुखिया होता है, उप मुखिया होता है, पंचायत समिति होता है, वार्ड होता है, उसी तरह से वहाँ पर स्थानीय शासन कैसे चलता था। ठीक है, देखिए लिखा है, चोलों की स्थानीय स्वशासन की प्रणाली अनूठी थी, मतलब बहुत अलग था। अन्य किसी भी भारतीय राज्य में ऐसी व्यवस्था देखने को नहीं मिलती है। चोल शासकों की स्थानीय प्रशासन व्यवस्था को वरीयम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वरीयम। जिस तरह से अभी पंचायत कहा जाता है, उसी तरह से क्या कहा जाता था? चोल शासक में वरीयम कहा जाता था। यह व्यवस्था सीमित, ये समिति प्रणाली पर आधारित था। जैसे अभी हम लोग पंचायत समिति बोलते हैं, उसी तरह से समिति था।
ठीक है। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार के ग्राम सभाओं का उल्लेख मिलता है, यानी कि चोल प्रशासन में कितने प्रकार के ग्राम सभा का उल्लेख मिलता है, तो 3 प्रकार का ग्राम सभा मिलता है, ठीक है। उर सभा व नगरम, 3 प्रकार की सभाएं मिलती है इसके प्रशासन व्यवस्था में। एक था उर, ठीक है, दूसरा था सभा और तीसरा था नगरम। आइए जानते हैं ये सारी चीजें क्या था। उर गांव वालों की एक ग्राम परिषद होती थी। गांव वाले लोग एक गांव में एक ग्राम परिषद बनाता था, उसे क्या कहा जाता था, तो उर कहा जाता था। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों, ठीक है, अग्रहार की सभा थी, यानी कि ब्राह्मण मतलब पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, ठीक है, वो लोग एक सभा बनाता था, उसे कहा जाता था सभा, ठीक है। हाँ, गांव वाला जो आम आदमी है एक ग्रुप बनाया, उसे एक सभा बनाया, उसे कहा जाता था उर, और वहीं पे पंडित लोग, ब्राह्मण लोग जो बनाता था उसे कहा जाता था सभा या महासभा। चोल अभिलेखों में नगरम का उल्लेख प्रायः व्यापारिक केंद्रों के प्रबंध कार्य के लिए होता था। अभी नगरम क्या है, तो ये 3 चीज पढ़े थे ना हम लोग, देखिए उर, सभा और नगरम। तो ये जो है, उर तो समझ गए गांव वाले एक सभा बनाए, फिर सभा हो गया जो ब्राह्मण लोग बनाया, और नगरम जो व्यापारी लोग बनाया, एक व्यापारी लोग जो सभा बनाया, जो जगह बनाया, उसे क्या कह दिया, तो नगरम। यानी कि नगरम की प्रशासनिक व्यवस्था में मुख्य रूप से व्यापारियों को ही शामिल किया जाता था। तो ग्राम पंचायत इस टाइप से चलता है, ठीक है। कब, तो चोल शासक के शासन व्यवस्था में। प्रत्येक गांव में ग्राम सभा की सहायता के लिए मध्यस्थ नामक कुछ वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, ठीक है। जैसे अभी मुखिया जी को भी वेतन दिया जाता है, ठीक है, तो वार्ड को भी कुछ वेतन दिया जाता है। तो इस टाइप से क्या होगा, तो वेतन भोगी कर्मचारी होते थे, उसका नाम था मध्यस्थ, ठीक है। केंद्रीय अधिकारियों को सहायता प्रदान करना, कर वसूलना, अपराधियों को दंडित करना, शिक्षा, मंदिर और सिंचाई की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा को थी, ठीक है। यानी कि ग्राम सभा क्या करते थे, तो ग्राम सभा कर वसूलता था, अपराधियों को दंड देता था, केंद्रीय अधिकारियों की सहायता करता था। अभी जैसे डीसी आ जाता है ऊपर से, तो किसको खोजेगा, पहले मुखिया को खोजेगा, यहाँ का मुखिया कौन है, यहाँ का वार्ड कौन है, उससे जानकारी ले, तो वो अधिकारियों को सपोर्ट करता था, ठीक है। तो ये सारी काम था उसका। चोल राज्य को भूमि और व्यापार कर से राजस्व प्राप्त होता था, यानी कि भूमि और व्यापार दोनों से टैक्स मिलता था, किसको, चोलों को, ठीक है। हाँ, आगे है, इस कर का एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था, यानी कि जो टैक्स मिलता था चोल राज्य को भूमि से और व्यापार से, उसका एक भाग राजा के लिए रख दिया जाता था। दूसरे भाग को सार्वजनिक निर्माण कार्य जैसे सड़क, तालाब, ठीक है, राज कर्मचारियों को वेतन देना, ये सारी चीज़ें होता था। यानी कि एक बार टैक्स वसूला, ठीक है, उसमें से एक भाग मतलब कुछ भाग रख दिया राजा के लिए, बाकी जो पैसा बचा उससे सड़क बनता था, घर तालाब बनता था और सार्वजनिक चीज़ें, ठीक है, वो सारी चीज़ें हुआ करता था, ठीक। आगे है, स्थल सेना, जल सेना का खर्च वहन होता था, कर्मचारियों का वेतन दिया जाता था, मंदिरों के निर्माण में भी खर्च किया जाता था वही टैक्स को। कितनी अच्छी सुविधा थी। अब हम लोग टैक्स देते हैं तो सरकार तो देती है, स्कीम देती है, लेकिन बिचौलिया लोग खा जाता है। जो ब्लॉक में रोज घूम रहा है वही पैसा खा रहा है। एक पुल बना रहा है, 75,000 ले रहा है, 15,000 में पुल बना दे रहा है और 60,000 खा जा रहा है। वहाँ पे क्या होता था कि ग्राम सभा में जितने लोग होते थे वो लोग डिसाइड करते थे कि क्या करना है इन पैसों का जो टैक्स में आया है। सड़क अच्छे से बनाना है, ठीक है, हाँ, या फिर तालाब बनाना है या सिंचाई की व्यवस्था करनी, ये सारी चीज़ें आती थी जो सार्वजनिक रूप से मंदिरों में खर्च करना है या क्या करना है,
ठीक है। चोलों की स्थायी सेना में पैदल, गजरोही, अश्वरोही ये सारी सेनाएं थी। अभी थोड़ा सा यह भी जाने समझ जाते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसे भी जानना जरूरी है। चोलों में ब्राह्मण एवं बलाल शूद्र वर्ग के बड़े भूस्वामी को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। ठीक है, यानी कि जो बड़ा शूद्र वर्ग भी है, उसमें जो बड़ा आदमी है जिसके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है, उसे कहा जाता था बल्लाल। और ब्राह्मण, ये दोनों का बहुत ज़्यादा वैल्यू था चोल शासक में, यानी कि यहाँ पर भी शूद्र को भी रखा और ब्राह्मण को, दोनों को वैल्यू दिया गया। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों में वलेंग जो दक्षिण भुजा तथा इड़ंगई वाम भुजा थे, यानी कि दो था, पहला वलेंग और दूसरा वाम भुजा। ठीक है, ये लोग भी अधिकारी ही थे, अधिकारियों के नाम थे। ठीक है, दक्षिण भुजा जातियां मुख्यतः कृषक श्रमिक जातियां थी तथा वाम भुज वर्गीय जातियां जैसे हस्तशिल्पकारों और दस्तकारों की थी। दास प्रथा का भी प्रचलन था, दास प्रथा था। ठीक है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा आज के ज़माने के हिसाब से गलत था, दास प्रथा नहीं होना चाहिए था। बाकी चीज़ें सारा का सारा बहुत अच्छा था। ठीक है, तो ये था चोल का शासन व्यवस्था। ठीक है, सेना देखिए जल सेना वगैरह में भी खर्च करता था, जो टैक्स आता था, मंदिरों का निर्माण करता था। आगे है चोलों की स्थानीय सेना में पैदल सेना, गजरोही मतलब हाथी को चलाने वाला, अश्वरोही मतलब घोड़ा पे बैठ के ऐसे 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 चलने वाला, ये सारी सेना थी। इसके पास एक बड़ी नौसेना थी। चोल काल में सेना की टुकड़ी का नेतृत्व करने वाले को नायक, सेनाध्यक्ष को महादंड नायक कहा जाता था। यानी कि जो एक टुकड़ी यानी कि एक सेना का नायक, अभी कैप्टन कहा जाता है, उसे नायक कहा जाता था, और जो पूरे सेना को चलाता था उसे सेनाध्यक्ष या महादंड नायक कहा जाता था। उसके टाइम में कलात्मक विकास भी हुआ है। ठीक है, कलात्मक विकास क्या हुआ है, तो चोल शासकों ने अपने शासनकाल में द्रविड़ स्थापत्य कला शैली का बढ़ावा दिया था। द्रविड़ स्थापत्य कला एक कला है, एक घर बनाने का, मंदिर बनाने का टेक्निक है, जो साउथ में ज़्यादा चलता है, वो उसका बढ़ावा दिया था। और इसके अंतर्गत अनेक मंदिरों का निर्माण कराया गया। चोल मंदिरों में विस्तृत प्रांगण मतलब बहुत बड़ा प्रांगण रहता था, अंगना रहता था। ठीक है, और फिर विशाल विमान तथा ऊंचे एवं अलंकृत गोपुरम देखने को मिलता है। गोपुरम मतलब क्या होता है, तो ऊपर में, ठीक है, जैसे ऐसे करके मंदिर बनता है तो ऊपर वाले भाग, जो ऊपर का जो ऐसे उठा हुआ भाग है, उसे ही गोपुरम कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पे गंगई कोड़चोलपुरम का मंदिर है, देखो कितना उठा हुआ है, ये वाला जो भाग है इसे ही कहते हैं गोपुरम। ठीक है, इसमें बहुत रहता था। चोल शासक राजराज प्रथम राजराजेश्वर या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण तंजौर में करवाया था। कहाँ पे, तंजौर में, तंजौर। ठीक है, आगे है, यह मंदिर करीब 192 फीट ऊंचा है और यह द्रविड़ शैली का विशिष्ट उदाहरण है। इस काल में मूर्ति कला एवं चित्रकला का विकास हुआ। इस युग की मूर्ति कला का सबसे अच्छा नमूना कांसे की बनी नटराज की मूर्तियां हैं। ठीक है, मतलब मूर्ति कला भी उस टाइम में चोल के शासनकाल में बहुत अच्छा हुआ था। और कांसे से जो नटराज की मूर्ति बनी है वो चोल काल की निर्मित मूर्तियां हैं। भित्ति चित्र की कला के अंतर्गत बृहदेश्वर मंदिर के दीवारों पर अजंता की चित्रकला से प्रभावित धार्मिक चित्रकारी की गई है। यानी कि बृहदेश्वर जो मंदिर है उस पर चोल काल में ही जो अजंता की गुफाओं में जो चित्र है उसका चित्र मंदिर के ऊपर बना दिया गया है। ये नटराज की मूर्ति है। ठीक है, नटराज की एक प्रतिमा है। नटराज मतलब भगवान भोले शंकर जब नृत्य मुद्रा में डांस करते हैं तो उन्हें नटराज कहा जाता है। ठीक है, हाँ, अब जानने के लिए कुछ शब्द, जैसे सामंत को नाइट कहते हैं। नाइट मतलब फाइटर। ठीक है, फाइटर जो राजा की तरफ से लड़ता है उसे फाइटर कहा जाता है। सभा असेंबली इंग्लिश में। भूमि अनुदान को लैंड ग्रांट कहते हैं। कांसा को ब्रॉन्ज कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन को लोकल ऑटोनॉमी कहा जाता है। त्रिपक्षीय संघर्ष को
त्रिपार्टाइट कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है, ताम्रपत्र को कॉपर प्लेट और राजवंश को डायनेस्टी कहा जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ठोकें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।